अब प्रकरण हम लेते हैं। प्रकरण के विषय में कहा कि नाटक में तो प्रख्यात वस्तु होनी चाहिए, कथा वस्तु, इतिहास विदित। इतिहास कहते हैं रामायण और महाभारत। तो रामायण है, महाभारत है, और जो प्रसिद्ध आख्यान है नल दमयंती की कथा हो सकती है। इस पर भी कई नाटक लिखे गए। नल चरितम नाटक है नीलकंठ दीक्षित का, और रामचंद्र का भी, मुनि रामचंद्र का नाटक है नल के संबंध में। कई नाटक, नल राजा नल बड़े नायक हुए। तो जो जाने माने नायक हैं उनकी कथा भी जानी मानी है। आख्यान जो प्राचीन है, विश्वामित्र मेनका का आख्यान है, और भी जो इस प्रकार के कई आख्यान हैं। सावित्री सत्यवान का आख्यान है, उपाख्यान है। ये नाटक में होने चाहिए, लेकिन प्रकरण में काल्पनिक कहानी होनी चाहिए। इसीलिए वो समाज की कहानी हो सकती। कवि अपने समाज को जैसा देखता है उसको उसमें ऐसा ही चित्रित कर सकता है। यह उसको छूट है। मृच्छकटिक में, मालती माधव में जितने प्रकरण लिखे गए, बहुत सारे प्रकरण मिलते हैं। लगभग 100 की संख्या में प्रकरणों के नाम हमारे सामने हैं। उनमें से 50 से अधिक मिलते भी हैं। बड़ा संपन्न संस्कृत का प्रकरण साहित्य भी है, जो दूसरा भेद है रूपक का। और उसकी विशेषता यह है कि इसमें इतिहास विदित पुरानी कोई जानी मानी कहानी हो, ये बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं माना गया। और कभी अपनी कल्पना से कोई कथा इसमें ले सकता है। इसको औत्पत्तिक कहा है। उत्पत्ति अपनी कथा की वो स्वयं करता है, कल्पना से करता है, उपज उसकी होती है। 45वीं कारिका में कहा है कि यत्र कविरात्म शक्त्या वस्तु शरीरम च नायकम चैव। कथा वस्तु का विकास, उसकी संरचना, शरीर और नायक सब कल्पित हो सकते हैं, औत्पत्तिक हो सकते हैं। वह प्रकरण जानना चाहिए। 45वीं कारिका में कहा यद अनार्षम अथाहार्यम काव्यम प्रकृत्यभूत गुणयुक्तम उत्पन्न बीज वस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयम। जो अनार्ष हो और आहार्य हो। आर्ष कहते हैं ऋषि का रचा हुआ, ऋषि के रचे हुए काव्य हैं रामायण और महाभारत। वो ऋषि के द्वारा प्रणीत काव्य हैं। और अनार्ष कहेंगे कि जो ऋषि द्वारा प्रणीत नहीं है, सामान्य मनुष्यों द्वारा रचित कथा वस्तु है। दादी नानी की कहानी हो सकती है, घर में सुनी हुई कहानियाँ हो सकती हैं, उस पर आधारित भी प्रकरण हो सकता है। वह सब अनार्ष कहा जाएगा। ऋषि के द्वारा प्रणीत नहीं है, समाज में चल पड़ा है। लोक कथा भी हो सकती है। अनार्ष हो, आहार्य हो, किसी प्रचलित लोक कथा से ले सकता है, तो वह भी प्रकरण ही कहा जाएगा। और अभूत गुण युक्त होना चाहिए। ऐसी उसमें गुणवत्ता हो उस कहानी में कि तुरंत दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचे। जैसे मृच्छकटिक की कथा है, मालती माधव की कथा है, बहुत ही रोचक कथाएं हैं। मल्लिका मकरंद प्रकरण है। बहुत सारे प्रकरण जो रामचंद्र मुनि ने 3 प्रकरण लिखे, और भी प्रकरण उन्होंने लिखे। तो यह बाद तक प्रकरण लिखे जाते रहे। उद्दंड कवि का मल्लिका मारुत प्रकरण है। इस प्रकार से अनेक प्रकरण संस्कृत में जो लिखे गए, सभी में बड़ी रोचक कथा है और समाज के सामान्य जीवन का चित्रण होता है। उसमें मध्यम वर्ग के पात्र उसमें बहुत आते हैं, निम्न वर्ग के भी पात्र खूब आते हैं। तो उसके नायक कल्पित भी हो सकते हैं, प्रसिद्ध कोई लोक कथा है उसके भी हो सकते हैं। लेकिन कवि कल्पना का योग उसमें इतना रहता है कि वो काल्पनिक कथा फिर मानी जाती है। ऐसा बाकी लक्षण जो हैं वो प्रकरण में 47वीं कारिका में कहते हैं कि नाटक में जो बाकी बातें हैं वो नाटक की इसमें लागू होंगी। केवल कथा इसकी प्रख्यात इतिहास विदित नहीं होगी। नायक इसका महान क्षत्रिय वंश का उदात्त ऐसा नायक नहीं होगा। सार्थवाह हो सकता है, कोई मंत्री का पुत्र हो सकता है, ये हो सकता है। अनेक नाटकों में तो वणिक सार्थवाह ये नायक हैं प्रकरणों में। तो बाकी में कहते हैं कि यह नाटके मयोक्तम वस्तु शरीरम च वृत्ति भेदाश्च तत्प्रकरणे भी योज्यम सलक्षणम सर्वसंधिषु। नाटक में जो जो बातें मैंने बताई हैं, बाकी सब अंक कैसा होना चाहिए, अंक में क्या क्या दिखाना चाहिए, कैसे विकास होगा, बिंदु एक छोटा सा कैसे फैलेगा, कोपुच्छाग्र के समान उसका समाहार कैसे होगा, ये सब बातें प्रकरण पर भी उसी तरह से लागू होंगी। 5 से 10 तक अंक उसमें रह सकते हैं। और विप्र वणिक सचिवानाम पुरोहिता अमात्य सार्थवाहानाम चरितम यन नैक विधम ज्ञेयम तत्प्रकरणम नाम। 48वीं कारिका में कहा कि नायक जरूर इसका
भिन्न होगा नाटक की तुलना में। इसमें विप्र ब्राह्मण नायक हो सकता है, जैसे कि मृच्छकटिक में चारुदत्त ब्राह्मण है, यद्यपि वो सार्थवाह भी है, व्यापारी भी है। तो विप्र हो सकता है, वणिक बनिया हो सकता है, और सचिव हो सकता है, अमात्य है, मंत्री है कोई, पुरोहित भी हो सकता है, सार्थवाह जिसके काफिले चलते हैं, उस प्रकार का व्यापारी। जिसकी दुकान कोई है वह तो वणिक कहलाएगा, और जिसका व्यापार अन्य नगरों तक होता है, एक तरह से प्रदाय वो करता है, डिमांड सप्लाई उसकी है चेन, तो सार्थवाह कहलाता है। ये इसके नायक हो सकते हैं। और नैक विधम चरितम कहा है 48वीं कारिका के उत्तरार्ध में, अनेक प्रकार का इनका चरित्र है। वो बताया जाएगा कि माधव है, वह न्याय दर्शन पढ़ने के लिए आया है कामंदकी के पास, विदर्भ से चल कर के, और पद्मावती में, और फिर वो प्रेम भी करने लगता है, फिर वह युद्ध भी करता है, कापालिक का वध कर देता है। यह सब उसमें कई तरह का कार्य व्यापार, नैकविध चरित्र उसका देखते हैं। चारुदत्त का भी इसी प्रकार से मृच्छकटिक में ऐसा प्रकरण में होता है। नोदात्त नायक कृतम न दिव्य चरितम न राज संभोगम। इसमें उदात्त, जो रघुवंश के राजा जैसा उदात्त हो, राम की तरह, दुष्यंत की तरह, वैसा नायक नहीं होगा। महान नायक जिसको चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसा नहीं होगा। दिव्य चरित भी नहीं होगा, देवता पात्र इसमें नहीं होंगे। जैसे कि रामायण संबंधी नाटकों में तो इंद्र भी अवतरित हो सकते हैं, कभी अन्य देवता आ सकते हैं, लेकिन इसमें देवता, यह समाज जो हमारे सामने है उसको दिखाया जाएगा। 10 रूपक जो 10 भेद हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जिनमें कि काल्पनिक कथा है और समाज का आंखों देखा चित्रण करने की छूट है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें कि प्रख्यात कथा वस्तु है जिसको कि लोग देखना चाहते हैं, सबकी रुचि है उसमें, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, उसके लिए बाकी रूपक हैं, डिम है, समवकार है, नाटक है, व्यायोग है। तो इनमें बाकी में प्रहसन है, भाण है, प्रकरण है, वीथी है, इनमें तो काल्पनिक कथा और हमारे समय के समाज के लोग हो सकते हैं। तो किस प्रकार से यह नहीं मानना चाहिए कि सारे संस्कृत नाटकों में तो पुरानी कहानियाँ ही बताते हैं, कभी अपने समय की कहानी कहे, इसकी छूट ही नहीं है, इसको खूब छूट है, और खूब लिखे भी गए इस तरह के नाटक। लोक रुचि यदि रामायण संबंधी नाटक ज़्यादा देखना चाहती है तो वो बात अलग है, लेकिन कवियों ने तो अपनी रचने की आज़ादी का अच्छा उपयोग किया है। प्रकरण भी खूब लिखे गए, भाण भी लिखे गए, प्रहसन भी लिखे गए। और बाह्य जन संप्रयुक्तम तज्जेयम प्रकरणम, एक इसमें विशेष बात यह है कि बाह्य स्त्री जिसको कहा है, गणिका, वैश्या, वह पात्र इसमें होती है। सभी प्रकरणों में हो यह आवश्यक नहीं है, मालती माधव में नहीं है, पर मृच्छकटिक में है। देवीचंद्र गुप्तम में एक प्रकरण लुप्त हो गया, बहुत सुंदर प्रकरण था, अद्भुत प्रकरण था विशाख दत्त का, उसमें भी माधव सेना गणिका है। मृच्छकटिक में वसंत सेना गणिका है। ये बाह्य स्त्री इसको कहते हैं, जो गृहस्थाश्रम के बाहर की स्त्री है, वैश्या है, गणिका है, वह इसमें पात्र रह सकती है। नाटक में वह नायिका नहीं हो सकती, प्रकरण में नायिका हो सकती है, नाटक में बाह्य स्त्री को नायिका नहीं बना सकते। यह भी एक प्रधान भेद है। और दूसरी प्रकरण की खूबी है कि इसमें निम्न वर्ग के पात्रों का जीवन दिखाने की छूट रहती है। मृच्छकटिक में खूब उपयोग उन्होंने किया कि जो जुआरी हैं उनका जीवन कैसा है, जो दास हैं उनका कैसे जीवन है। एक दास का भी ऐसा महान चरित्र बताया है कि वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है चारुदत्त को बचाने के लिए, ऊपर के भवन से, ऊपरी मंजिल से कूद पड़ता है सड़क पर, कहता है कि इन्होंने हत्या नहीं की है, मैंने देखा है, मेरे मालिक ने, शकार ने की है। ऐसा महान चरित्र उसका है। शकार उसको भी झूठा साबित कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन दास दासियों के चरित्र दिखाने की छूट इसमें खूब रहती है। उनकी भाषा, उनकी रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब बताने की इसमें नाटककार को गुंजाइश मिलती है, अवकाश उसको मिलता है, कल्पनाओं का प्रयोग वो खूब इसमें कर सकता है। तो दास, विट एक बड़ा महत्वपूर्ण पात्र है। भाण में तो विट ही नायक होता है, जो वेश्याओं के लिए काम करता है मुख्य रूप से, वह बड़ा रोचक उसका चरित्र हुआ करता है।
तो श्रेष्ठी, सेठ जिसको कहते हैं, व्यापारी, ये सब इसमें रहते हैं। वैशस्त्री उपचार कारणोपेतम, वैशस्त्री का उपचार, वैशस्त्री जो कुछ, वेश्या जो कुछ करती है, रिझाना, मनाना, प्रेम, सब उसके कार्य व्यापार इसमें दिखाने के लिए अवकाश रहता है, छूट मिलती है। मंद कुलस्त्री चरितम काव्यम कार्यम प्रकरणेतु, मंद कुल की स्त्रियों का चरित्र भी इसमें दिखा सकते हैं। केवल पुरुष पात्र ही नहीं, स्त्रियां भी हीन कुल की इसमें दिखाई जा सकती हैं। दास दासियों का भी चरित्र, जैसे कि उसमें वसंत सेना की जो दासी है उसका भी कैसा चरित्र बताया गया है कि शर्विलक से प्रेम करती है और अपनी स्वामिनी के प्रति भी पूरी तरह से विश्वासघात कभी नहीं करती। वह बहुत विश्वास वसंत सेना को उस पर है। तो यह जो मदनिका है उसका कैसा प्रेम है, और चरित्र से भी वह कितनी बड़ी है कि अपने प्रेमी को डांट देती है कि तू चारुदत्त के यहाँ से गहने चुरा करके लाया है, लौटा के आ, यह मेरी स्वामिनी के गहने हैं जो उसने रख दिए थे। तो उसको विवश करती है, और चतुर भी बहुत है, उपाय भी वही सोचती है कि अगर नहीं लौटा सकते हो, खतरा है, तो चारुदत्त के दूध बन करके चले जाओ कि उन्होंने वापस भेजे हैं, कह दो। तो यह एक तरह से वह तरीका भी निकालती है। तो इस तरह से चतुर हैं दासियाँ, बड़े जीवंत चरित्र इसमें दास दासियों के प्रकरण में चित्रित करने की छूट मिलती है। तो यह प्रकरण के बारे में बहुत विस्तार से भरत मुनि ने बताया है। उनमें प्रवेशकों की और विष्कंभकों की व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में भी विस्तार से बताया है कि प्रवेशक में प्राकृत भाषा में ही संवाद प्राय होंगे और अधम श्रेणी के पात्र अधिक रहेंगे, और विष्कंभक में संस्कृत में भी संवाद हो सकते हैं, और मध्यम श्रेणी के पात्र भी इसमें रहेंगे अधम श्रेणी के पात्रों के साथ। कुल इतना ही अंतर विशेष रूप से है। इसको दश रूपक आदि में और भी सरल ढंग से समझाया गया है। और यह प्रकरण में और नाटक में जो इंटरलूड बीच में जो थोड़ा सा जोड़ने वाला छोटा दृश्य है, जिससे कि समय का अंतराल हम जो है उसको दिखा देते हैं, और भी जो कई घटनाएं छोटी मोटी नहीं दिखाना है कि उन्होंने स्नान कर लिया है या नहीं, स्नान करते हुए बताएंगे नहीं, बातचीत के द्वारा जैसे स्वप्नवासवदत्तम में दिखाते हैं, कोई स्नान करके आ रहे हैं, सूचना दे देते हैं। तो ये छोटी मोटी घटनाएं जिनको दिखाना उचित नहीं है, वो सब सूचित हो जाती हैं प्रवेशक और विष्कंभक में। तो ये 18वें अध्याय के 51वें श्लोक से 51वीं कारिका से 56वीं कारिका तक प्रवेशक, विष्कंभक आदि की अंकों की व्यवस्था इसके बारे में बताया गया। और भरत मुनि कहते हैं कि नाटक और प्रकरण से ही नाटिका एक छोटा सा उपरूपक बनता है। उपरूपक बाद में शब्द आता है, वह 10 रूपकों में शामिल नहीं है, इसलिए उपरूपक बाद में उसको, और भी जो इस तरह के छोटे छोटे रूपक हैं उनको कह दिया गया। लेकिन यह उपरूपकों में भी बहुत प्रधान है, बहुत लोकप्रिय भेद है, इसलिए इसका लक्षण यही उन्होंने बता दिया गया है। 58वीं कारिका में कहा है कि प्रकरण नाटक भेदाद उत्पाद्यम वस्तु नायकम नृपतिम। प्रकरण और नाटक इन दोनों के सम्मिश्रण से एक छोटा सा रूपक बनता है, वो नाटिका है। उसमें उत्पाद्य वस्तु होती है, काल्पनिक वस्तु होती है, नायक भी काल्पनिक होता है। नाटक और प्रकरण से अंतर इसका यह है कि इसमें राजा का अंतःपुर ही पूरा केंद्र रहता है सारी घटनाओं का। रनिवास के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं राजमहल में, उसी का चित्रण होता है, और रानी, उसकी दास दासियां, और एक परकीया नायिका जिससे राजा प्रेम करता है। कोई दासी आरंभ में होती है, बाद में पता चलता है कि वह भी राजकुमारी थी। इस तरह की कथा वस्तु लोग बहुत देखना चाहते हैं, और उसमें गीत संगीत के लिए बहुत अवकाश रहता है। खूब गाना बजाना इसमें हो रहा है। रत्नावली बहुत सुंदर नाटिका है। उसमें पहले अंक में ही होलोत्सव, मदनोत्सव दिखाया जा रहा है। उसमें चरचरी गीत हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, अबीर गुलाल खूब उड़ रही है, तो लोग देखना चाहते हैं। बहुत ही उल्लास का वातावरण है, और आगे चल के भी उसमें इसी तरह के गीत हैं, द्विपदी गीत गाया जाता है। तो गीत संगीत नृत्य इसकी खूब बहुलता नाटिका में होती है। प्रेम की कथा ही इसमें रहेगी, यह भी आवश्यक है। युद्ध का इसमें नाटिका में कोई स्थान नहीं है। जिक्र हो सकता है बातचीत में कहीं कि युद्ध हुआ उसमें, बाकी कहीं भी उसकी इस तरह से प्रधान रूप में चर्चा नहीं होगी, ना दिखाया जाएगा।
तो इस तरह से श्रृंगार कैशिकी वृत्ति बहुल्य होती है। बहुनृत्य गीत पाठ्या रति संभोगात्मिका चैव। नृत्य गीत इसमें बहुत रहेगा पाठ्य में, और रति और संभोग मिलन नायक नायिका का श्रृंगार रिझाना मनाना यह दिखाया जाएगा। इस तरह से ये नाटिका का लक्षण संक्षेप में हमने बताया। और